वजह से आम आदमी पार्टी को ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया है इसका, और नोटा का क्या बेनिफिट भी मिला है इन पार्टियों को, मिल सकता है इस तरह से? किसको? जो पार्टी वहां जीत रही है, नई पार्टी है, वहां पर नोटा, एक तो नोटा का इस्तेमाल होना कांग्रेस के लिए एक बहुत बुरी खबर, देखिए। दूसरा आम आदमी पार्टी को इतनी अक्सरियत मिलना। शीला दीक्षित की ऐसी कौन सी चीज रही होगी इस इलेक्शन में, क्योंकि काम तो उन्होंने मेजर जो वर्क बताया गया है, पुल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन, ये सारी चीजें बताई गई। इसमें दो बातें हो सकती है। देखिए, 15 साल उन्होंने काम किया दिल्ली में। 15 साल के बाद हो सकता है कि लोग जो है ना बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। हो सकता है 15 साल तक एक ही आदमी जी, शायद मुझे समझता हूं कि हिंदुस्तान में 15 साल बहुत कम लोगों को दिए हैं, वो कुछ लोगों को दिए। तो शीला दीक्षित को 15 साल तक हुकूमत करने का मौका दिए तो शायद लोग ऊब चुके हैं जी। दूसरी बात यह है कि वहां पर कांग्रेस में शीला दीक्षित के बाद दूसरा लीडर कौन है, इस बात का कोई अभी तक गुमान नहीं, कोई चेहरा भी नहीं है, चेहरा भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा यूथ पावर की बात करती है जी, यूथ पावर की बात करती है। तो दिल्ली में जो है ना, अब तक शीला दीक्षित का जो विकल्प है, जो अल्टरनेटिव है, उसको सामने लाने का कोशिश नहीं किया गया। शीला दीक्षित को ही अभी तक करते हैं, तो ये हो सकता है ये है। और दूसरा आदमी है ना, आम पार्टी आने से लोगों को क्या हो गया कि जो लोग थोड़े से अब क्या कहते हैं नॉन बीजेपी लोग थे, वो लोग कांग्रेस की तरफ रुझान था। अब आम पार्टी आने की वजह से शायद कांग्रेस के किले में दरार पड़ गई। कांग्रेस के काफी हिमायती जो है ना आम पार्टी में आ गए, क्योंकि वो अब देखिए ये रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, इसके बारे में सब लोग तंग आ चुके हैं। वो लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से होना। तो अब जैसे यहां पर एक ही मुद्दा था, आम पार्टी का एक ही मुद्दा है, दूसरा उनका क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, सोशल पॉलिसीज क्या है, बाकी दूसरे एजुकेशनल पॉलिसीज क्या है, किसी को पता नहीं है। तो लोग क्या गए, अगर लोगों में एक जबरदस्त एक अहम वहम पैदा हो गया कि करप्शन जाने से हमारे हिंदुस्तान के सभी मसाइल हल हो सकते हैं। वो पूरी बात कुछ हद तक सच है, कुछ हद तक सच नहीं। वो लोगों में एक दिल में बैठ गया कि करप्शन जब तक नहीं जाएगा तो ये हमारे कई मसाइल वैसे ही रह जाएंगे। तो वो लोगों ने देखा कि आम पार्टी एक सामने आ रही है, आम पार्टी एक बड़े मुद्दे को लेकर आ रही है जिससे लोग हर कोई परेशान है। बातें अच्छी लगी लोगों को, बहुत यही बातें अच्छी लगी। बाकी आम पार्टी के दूसरे मसाइल के बारे में कोई सोच रहा ही नहीं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बारे में मालूम हो गया। ये हर वक्त अपने चेहरे बदलते हैं, जैसी जिधर हवा चली उधर चलने की कोशिश करते हैं। और करप्शन की बातें हर खुद के करप्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, हमेशा दूसरे पार्टी के करप्शन के बारे में सोचते। आम पार्टी का ये क्या था, आम पार्टी अभी तक हुकूमत नहीं करी, लोगों को मालूम नहीं है कि ये क्या है, कितना करप्ट है, ये आने से एक फायदा होगा। तो मैं समझता हूं शीला दीक्षित से लोग उब गए थे। एक दूसरी वजह यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने यूथ को सबसे ज्यादा, आम आदमी पार्टी में यूथ ही ज्यादा है, यूथ और एजुकेटेड यूथ है, तो ये जरा ज्यादा हुआ। बोला फिर भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अभी तक सबसे ऊपर नहीं है। ये भी एक बड़े सोचने की बात है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से स्वीप नहीं कर सकी है, दोनों में 10 का कुछ फर्क है। ये बिल्कुल 25 पर वो आगे चल रही है, और ये 36 ये 33 पर है, 33 पर है, तो 8 अभी आगे है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी हुकूमत बना सकेगी क्या? बीजेपी अगर हुकूमत बनाए तो आम आदमी पार्टी उसका सपोर्ट करेगी क्या? कांग्रेस का हुकूमत बनाने का तो नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही नहीं। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, ये ऐसी स्थिति में मैं तो बता रहा हूं यूथ पावर जो है ना उसने काफी प्रभाव डाला है। पर नोटा की वजह से भी मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी को भी असर पड़ा है। जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। जिस तरह से नोटा का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। नाजरीन, छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा की सदर सरोज पांडे से हमारे नुमाइंदे ने बात की, आइए देखते हैं। कि अध्यक्ष सरोज पांडे, उनसे बात करें। सरोज जी, जिस तरह से चुनाव परिणाम आ रहे हैं विशेषकर छत्तीसगढ़ से, कैसे देखती हैं आप इसको? पूरे देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जहां पर बहुत कांटे की टक्कर ऐसी मानी जा रही थी, लेकिन हम स्पष्ट बहुमत के साथ में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पर फिर से सरकार बना रही है। बहुत खुशी की बात है। और पूरे प्रदेश में हम इस बात को मानते हैं कि आज 4 प्रदेश, कल पूरा देश
हम फिर से इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, हमें ऐसा विश्वास करते हैं। ये 4 प्रदेश इस बात को इंगित करते हैं। मैडम, अगर हम बात करें चारों प्रदेश में आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम के साथ गए, जिसमें 2 जो प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां पर सिटिंग में मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही साथ 2 और नए चेहरे के साथ गए। इसके साथ ही साथ पूरे देश में आप नरेंद्र भाई मोदी के नाम पे आप चुनाव लड़ रही हैं। क्या मानती है, क्या फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है? देखिए, सभी प्रदेश की अलग तासीर है और सभी प्रदेशों में अलग तासीर के साथ में हम चुनाव मैदान में थे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पर हमारे डॉक्टर रमन सिंह के अच्छे कार्यों का लाभ मिला है और इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी की भी वहां पर जो सभाएं हुई उसका भी हमको लाभ मिला है। इसके साथ ही संगठन ने वहां पूरी ताकत के साथ में जो तैयारी की, जो रणनीति बनाई, उसका भी लाभ मिला है और ये 4 प्रदेशों में हुआ है। हम मध्य प्रदेश में फिर से वापस हुए हैं। वहां पर भी शिवराज जी ने जो काम किए पिछले 10 सालों में, उसके कारण हम वहां पर फिर से तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिन कार्यों को किया और उन कार्यों के साथ साथ मुझे लगता है उन कार्यों को बंद कर दिया कांग्रेस की सरकार ने और 6 महीने में उसने कोशिश जरूर करी, लेकिन जनता का एक नाराजगी उनको झेलना पड़ रहा है, इसलिए वो इतनी खराब स्थिति में राजस्थान में है। और वहां पर भाजपा बहुत मजबूत और वसुंधरा राजे की नेतृत्व में रही। वहां पर नरेंद्र मोदी जी की बहुत सी रैलियां हुई, उसका भी हमें लाभ मिला है। इसलिए दिल्ली में हमने इस बात को भी कहा हुआ था और दिल्ली में जो रुझान है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पर एकजुटता के साथ, संगठन के साथ और यहाँ पर जो हमने लड़ाई लड़ी उसका हमको फायदा मिला है। इसके साथ साथ मैडम, अगर हम बात करें आप फैक्टर को, कितना प्रभावी दिखा आपको आप फैक्टर? शुरुआत में उन्होंने तो जो बढ़त ली है वो उसको नकारा नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि उसके विश्लेषण की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, ये खुशी की बात है। देख रहे आम आदमी पार्टी की कारकुन होने बाकी है। और आप देख रहे थे सरोज पांडे, बीजेपी महिला मोर्चा की सदर। छत्तीसगढ़ से नाजरीन जिस तरह से कामयाबी के झंडे बीजेपी गाड़ रही है, जिस तरह से रुझान हमारे सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ यहां पर है। बीजेपी 42 पर आगे है, कांग्रेस 45 पर आगे है। 1-1 सीट बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर मिल चुकी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की जो सूरत हाल है, 90 सीटों के लिए यहां पर इंतखाबात हुए हैं। यहां पर 11 पार्लिमानी हल्के हैं, 11 पार्लियामेंट की सीटें हैं लोकसभा की। रमन सिंह की सरकार तीसरी बार हैट्रिक करने जा रही है, 2 बार से वो वहां पर है। इनके सामने अब कोई बड़ा लीडर कांग्रेस का नहीं है। अजीत जोगी सीनियर लीडर वहां पर हैं। हाल ही में जिस तरह से नक्सलियों का हमला हुआ उसमें कांग्रेस के सीनियर लीडरों की वहां पर हत्या की गई थी। नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, जिन्हें नक्सलियों ने 25 मई को बस्तर के जयराम घाई में हलाक कर दिया था। उपेंद्र जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सूरत हाल देखेंगे, यहां पर नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, 42 और 44। तो क्या यहां पर हाल ही में जो कांग्रेस के साथ जो सूरत हाल रही, जिस तरह से उनके बड़े लीडरों को नक्सली हमले में हलाक कर दिया गया, देखिए क्या ये एक छत्तीसगढ़ वापस आ रहा है कांग्रेस की तरफ, अगर इस तरह से कहें? मैं समझता हूं तो छत्तीसगढ़ में हमदर्दी मिली है क्या इसकी? मैं जहां तक मेरा विचार है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का जो है काफी असर बढ़ रहा है जी। मैं समझता इससे आम आदमी को जरा परेशानी हो रही है जी, क्योंकि ये किस प्रकार से काम करते हैं और खासकर जो बड़े बड़े लीडरों पे अटैक करे जी। और कोई भी वो वजह तो काफी बड़े बड़े हो सकते हैं जी। वो इससे क्या होता है, लोग जो है ना अब ये इस प्रकार के वायलेंस से तंग आ चुके हैं जी। नक्सलिज्म हो सकता है कि कुछ पॉकेट्स में एक्टिव हो, ऑन द होल जो है ना वायलेंस किसी प्रकार से एक प्रकार की क्या कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं करती है। क्योंकि कल हो सकता है कि जो लीडर काफी अच्छा काम करता हो या बदनाम लीडर हो, उस आदमी को एलिमिनेट कर देने का है। ये कोई तरीका नहीं है जी। ये डेमोक्रेसी में या लीडरों को एलिमिनेट करने का तरीका नहीं है। ये नक्सलियत जो है ना, खासकर जो परसों जो हमारे पटेल साहब पे अटैक होकर उनको मार डाले, वो शायद मैं समझता हूं किसी ने भी पसंद नहीं किया जी। चाहे किसी हिंदुस्तान के किसी पार्टी ने इसको पसंद नहीं किया है जी। और आम आदमी भी समझते हैं कि इस प्रकार से जो वायलेंस करना है, लोगों को कंप्लीटली खात्मा करके एलिमिनेट करने का है। अब चुनाव में आई, चुनाव में जीती, चुनाव में कुछ जीतने के आपके कई तरीके हैं जी। वो छोड़ के आप किसी लीडरों को खत्म करने का तो ये है मतलब छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में और एक देखिए, छत्तीसगढ़ मेनली एक ट्राइबल एरिया है जी।
बस्तर का काफी बड़ा इलाका है। जैसे आपने कहा कि बस्तर से 12 असेंबली के हल्के हैं और पार्लियामेंट के हल्के हैं, और बस्तर पहले से एक प्रॉब्लम स्टेट है। तो आज तक छत्तीसगढ़ में स्टेबिलिटी नहीं आई है। रमन सिंह साहब अच्छा काम करे सो ऐसा अब तक देखने में आया है। पर जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, हालांकि कांग्रेस में कोई ज्यादा इत्तेहाद नहीं है वहां। जोगी साहब के बारे में भी काफी उंगलियां उठाई जाती है कि ये नक्सलाइट अटैक में शायद उनका भी हाथ है, ये पता नहीं, अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ। इस पर भी कांग्रेस अपने नंबर बढ़ा रही है। तो ये सचमुच में बड़े सरप्राइज की बात है कि आप बाद में इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस के जीतने की क्या वजूहत है, क्योंकि वहां पर यूनिटी नहीं। आपने अभी कहा कि कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है। अब जोगी साहब एक बार लीडरशिप करके करे और बीच में माजूर भी हो गए थे, और अब तो जोगी साहब का नाम भी जरा इसमें आ गया सो है। अब देखिए पॉलिटिक्स में हर चीज आती है जाती है। तो ये अब इतना होने पर भी, कोई नामी लीडर नहीं रहने पर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, ये सचमुच बड़ी है। या ये कहें कि जिस तरह से आपने कहा कि लोगों ने पसंद नहीं किया, इस तरह की वायलेंस पसंद नहीं, तो उस वजह से लोगों की हमदर्दी हो सकता है कांग्रेस को। हम देखिए आम आदमी अब जो है ना वायलेंस, ये मजहब, फिरका परस्ताना, ये जात पात, ये पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आजकल हर आदमी विकास, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। हल्का हल्का अब तक जो है ना कुछ मुद्दों को बनाए थे कि वो जातिवादी, फिरका परस्ताना, क्या कहते, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये मैं समझता हूं कि अब हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। लोग डेवलपमेंट, फैसिलिटी चाहते हैं। अब एजुकेशन, हेल्थ, ये जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये चीजें मैं समझता हूं आगे आने वाले इलेक्शनों में भी ये चीजें असर डालने वाली है। जी नाज़रीन, आपको बता दें जिस तरह से उपेंद्र जी कह रहे थे कि आम जनता को ये चीजें पसंद नहीं है, वायलेंस हो या फरका कशीदगी का मामला हो, इस तरह की चीजें अब आम आदमी नहीं सोचता। उसे तरक्की की राह पर जाना है, वो तरक्की की बात करता है। मध्य प्रदेश की हम सूरत हाल आपको एक बार फिर बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 140 पर आगे चल रही है और 7 सीटें वो जीत चुकी है। कांग्रेस 69 पर आगे चल रही है, 2 सीटें वो जीत चुकी है। और जहां तक राजस्थान, जो कि कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का किला था, कांग्रेस के हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के ट्रेंड्स हमारे सामने आए हैं, बीजेपी 134 पर आगे चल रही है, 31 पर कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, बीजेपी ने यहां पर 11 सीटें अभी तक जीत ली हैं। नतीजे बीजेपी के हक में अभी तक ज्यादा दिखाए गए हैं। 11 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। दिल्ली का रुख करें, दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस की बहुत बुरी हाल है, हमने आपको बता दिया कि शीला दीक्षित ने इस हार को कबूल करते हुए, ट्रेंड्स को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। 7 सीटों पर वो आगे है। बीजेपी 33 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आगे है। 3 नतीजे आम आदमी पार्टी के आ चुके हैं और बीजेपी के 2। एक तरह से रुझान में 23 सीटें जरूर हैं, लेकिन जीत में 3 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी को मिल चुकी हैं। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। और रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। हमने आपको बताया कि बीजेपी 42 पर आगे चल रही है, 1 सीट वो जीत चुकी है। 44 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 2 सीटें वो जीत चुकी हैं। और छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, कांग्रेस वर्कर वहां पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। ये राज तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं। कांग्रेस वर्कर खुशी का इजहार करते हुए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली हैं। 43 पर वो 43 पर वो आगे चल रही हैं। बीजेपी भी 43 पर आगे चल रही है। लगता है रमन सिंह के लिए एक खतरा बना हुआ है। ये सिर्फ अभी रुझान है, ट्रेंड्स आ रहे हैं। 43 सीटें बीजेपी की और कांग्रेस की 43 सीटें ये आगे चल रहे हैं। इस पर 1 सीट बीजेपी ने जीती है, 2 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। छत्तीसगढ़ में खुशी का ये माहौल आप देख रहे थे। कांग्रेस वर्कर खुशी का इजहार कर रहे थे। जिस तरह से ये उम्मीद उन्हें बन गई है कि वो वापस छत्तीसगढ़ में
आ रहे हैं। हालांकि वहां पर जैसा कि हमने बताया, अभी उपेंद्र जी से हम बात कर रहे थे, कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर वहां पर नहीं है सिवाय अजीत जोगी के, वो भी माजूर हो चुके हैं। हाल ही में नक्सली हमले में कई लीडर कांग्रेस के हलाक हुए हैं। नंद कुमार पटेल जो कि सीनियर लीडर थे, ऐसा देखा जा रहा था कि कुछ लीडरों में से आगे छत्तीसगढ़ में इन लीडरों का नाम आ सकता है, लेकिन सूरत हाल कुछ बदलती नजर आ रही। छत्तीसगढ़ की 2 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है, 43 पर आगे है, और बीजेपी 1 सीट जीत चुकी है, 43 पर वो आगे हैं। और साथ ही हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार तीसरी बार वहां पर बन सकती है। 140 सीटों पर वो आगे है। 7 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती है और 68 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। 3 सीटों पर उसने जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान 2 हलकों से वहां पर लड़े हैं, विदिशा और बुधनी से। शशांक भार्गव कांग्रेस के लीडर हैं विदिशा से और महेंद्र सिंह बुधनी से। आपको बता दें वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामने रखा गया था। वहां के जो मुद्दे हैं बदनवानी, महंगाई, जराइम और अकलियतों के मसाइल। लेकिन इस बार इलेक्शन से पहले शिवराज सिंह चौहान ने माइनॉरिटीज को पर तवज्जो दी, कुछ यात्राओं पर उन्होंने भेजा, जैसा कि खबरों में हमने भी देखा था कि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर मुसलमानों को भेजा गया था। ये हथकंडा है, यह एक कोशिश है लोगों को करीब लाने की मजहबी नुक्ते नजर से। उपेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार थी, लोगों का इल्जाम था कि बीजेपी मुसलमानों का कभी भला नहीं कर सकती। जिस तरह से हमने राजस्थान में भी देखा, राजस्थान के मुसलमानों ने जिस तरह से गुस्से का इजहार किया कि उनके बारे में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। विकास भले ही आपने किया हो, बड़े बड़े काम जरूर किए हों, लेकिन मुसलमानों के बारे में सोचा नहीं गया। देश का एक ऐसा तबका जो ऐसा मौक़िफ़ रखता है कि वो किसी भी हल्के में थोड़ी सी अक्सरियत के साथ जिता सकता है किसी भी पार्टी के लीडर को। अगर देश की ये बड़ी पार्टियां इन लोगों के बारे में संजीदगी से नहीं सोचेंगी तो इसके असरात जिस तरह से हमें इन नतीजों में दिख रहे हैं, आगे इलेक्शन में क्या हशर होगा अगर आप किसी भी माइनॉरिटी से नहीं, किसी भी जात तबके को अगर आप नजरअंदाज करते हैं। मैं असल में बात वही करना चाह रहा था। देखिए, बदकिस्मती से हमारे पास हमेशा से अक़लियत को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जी। जैसे कांग्रेस ने ये टेकन फॉर ग्रांटेड समझा था कि मुसलमान हमारे साथ रहेंगे हमेशा, हम केवल उनको वायदे करेंगे, वादे करने के बाद उन वादों को कितना निभाया इस बात का कोई सबूत नहीं है। जी। मुसलमानों में भी कुछ लोग जो कांग्रेस के अपर स्टार्टा में थे, वो लोग शायद फायदा उठा लिए होंगे, मगर आम मुसलमान की हालत अभी तक सुधरी नहीं। इसी जैसे आम हिंदुओं की हालत भी नहीं सुधरी है। तो अब बीजेपी भी समझ गई है कि सिर्फ जो है ना हिंदुत्व के एजेंडा से काम नहीं होने वाला है, सबको साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी को हिंदू मुसलमानों प्रॉब्लम से कोई कंसर्न नहीं है। जब तक आप गांव में चले जाइए, गांव में हर आदमी मजहबी है, मजहबी होना अलग है, फिरका फरस्त होना अलग है। जी बिल्कुल। जो मजहबी आदमी है फिरका फरस्त नहीं रहता। जी बिल्कुल सही। वो ये गलत बात है। जो मजहबी आदमी वो हमेशा कहता है कि गलत बात है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करो। जी बिल्कुल। ये हमारे पास पहले से क्या हो रहा है, तो मुसलमान मतलब एंटी हिंदू, एंटी हिंदू मतलब मुसलमान मतलब, ये बड़ा गलत पहले से हमारे पास नजरिया है। और खास करके सेमी एजुकेटेड लोगों में बहुत है। जी। अनपढ़ लोगों में नहीं है। देखिए, अनपढ़ लोगों में कभी नहीं है। मैं गांव में कभी आप गए होंगे, वहां पर ये चीज नहीं आती है। और अब क्या हो गया, बीजेपी समझ गया। जी। बीजेपी को अब समझ में आ गया कि अब सिर्फ जो है ना हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने से नहीं होता है, क्योंकि आम आदमी को ये चीजों से लेना देना नहीं है। और मुसलमानों को भी मालूम हो गया कि हम कांग्रेस के भरोसे पे नहीं रह सकते। जी बिल्कुल। सिर्फ कांग्रेस ने किया है। जवाहरलाल नेहरू के जमाने से कांग्रेस मुसलमानों के साथ हिमायती है, और वो हमेशा एक क्या कहती हैं उसको, एक बोलते मंत्र हो गया वो। जी। हम मुसलमानों के हिमायती हैं, तो मुसलमानों के हिमायती हैं और दूसरे अक़लियतों के हिमायती, क्योंकि मुसलमान जो है हमारे हिंदुस्तान के अहम तबका है। जी। जो उसको और सारे हिंदुस्तान में फैले, नजरअंदाज नहीं कर सकते। नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। नजरअंदाज का अच्छा, और हमको तो चाहिए कि मुसलमान को भी हम गरीब हिसाब से सोचना चाहिए। जो डाउन ट्रॉडन है, डाउन ट्रॉडन के हिसाब से सोचना चाहिए। डाउन ट्रॉडन को क्या सहूलियत देना चाहिए, वो सब सहूलियतें उसको भी देना चाहिए। जी बिल्कुल। सिर्फ मुसलमान है बोल के आप ज्यादा उसको सहूलियतें मत दो, या मुसलमान है बोल के
नजरअंदाज भी मत करो। जी। ये चीज है, मैं हमेशा से ही कहता हूँ। जी शुक्रिया पिंदर साहब। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि एक तबके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। 4 रियासतों के इंतखाबी रुझानात और नताइज पर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तो अभी बड़ी लड़ाई की हम तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ, सुशासन के संकल्प के साथ चुनाव के मैदान में गई थी और कांग्रेस पार्टी के पास नाकामियों का बोझ था। एक बिखरी हुई कांग्रेस, एक हताश और निराश कांग्रेस, और नाकामियों के नाम पर नाकामियों का नगाड़ा बजाती हुई कांग्रेस चुनाव के मैदान में गई थी। निश्चित तौर से जनता का जनादेश, और जनता जो जनादेश देगी वो जनादेश इस बार सुशासन बनाम कुशासन का होगा। और इस बार सीधे ये लड़ाई जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर थी। सबसे अच्छी बात है कि ये इस चुनाव में जो सबसे सकारात्मक बात है, इस लोकतंत्र के पर्व की सबसे सकारात्मक बात है कि पूरा के पूरा चुनाव परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ। जाति, धर्म और इसके आधार पर बहुत कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि उसको बंटवारा करे। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि इसको जो है वो सांप्रदायिक आधार पर बिखराया चुनाव को जो है बांटा जाए। आप देख रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के लीडर। जिस तरह के रुझान हमारे सामने आ रहे हैं नाजरीन, छत्तीसगढ़ की सूरत हाल कांग्रेस के लिए कुछ हद तक ठीक है, दिल्ली हाथ से जाता नजर आ रहा है। शीला दीक्षित ने यहां इस्तीफा भी दे दिया जिम्मेदारी कबूल करते हुए। राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत की भी हालत यहां पर खराब है। राजस्थान में बीजेपी वापस आ रही है। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो यहां पर बीजेपी तीसरी बार अपना झंडा गाड़ेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, सिलसिले की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी मेरे साथी हिना। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा।
खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। नाज़रीन आदाब, आवाम के फैसले में आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिसिस M उपेंद्र। तो नाज़रीन अब हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास रिजल्ट्स तो आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। हम एक एक रियासत के बारे में ये जानेंगे कि वहां आखिर कैंपेन में किस तरह की कमी रह गई या कैंपेन में क्या ऐसी खूबी रही जिसकी वजह से पार्टियों का ये रिजल्ट सामने आया है। उपेंद्र साहब एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ से। इसे छत्तीसगढ़ से जी। मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में लोग जो है ना वायलेंस से शायद तंग आ गए थे, क्योंकि बिना किसी मकसद के वायलेंस हो रहा था और खासकर जब बड़े बड़े लीडरों का खात्मा कर दिया गया है उस पर लोग, मैं समझता हूं शायद, हालांकि एक रमन साहब का रिकॉर्ड जो है ना बड़ा अच्छा साफ सुथरा था, इस पर भी वहां पर अभी तक तो कांटे का टक्कर है, पर वहां पर बीजेपी जीतती बोल के उसकी उम्मीद तरह कम होते चले जा रहे हैं। जी सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। अब हम ये देखते हैं कि रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर है, उनका क्या रिएक्शन है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी विजय है। क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। अब ये क्रेडिट का सवाल आप लोग हमेशा शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी की तो पूरे देश में लोकप्रिय हैं, उन्होंने काफी प्रचार किया है। हमारे प्रदेश के नेताओं ने अच्छा काम किया, अटल जी आडवाणी जी की परंपरा रही है, हमारे मुख्यमंत्रियों का काम रहा है, ये सब मिलकर अपने। राहुल गांधी फ्लॉप हो गए। अब राहुल गांधी की चर्चा आप मुझसे क्यों कहते हैं, कांग्रेसी से पूछिए। वो राजीव गांधी को कांग्रेसी कभी न कोई डिस्क्रेडिट नहीं देते, उनसे हिसाब किताब कभी नहीं पूछा जाता, तो ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। तो नाज़रीन, ये थे बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद, जिनका कहना था कि बीजेपी की जीत से वो काफी खुश नजर आ रहे थे। चलिए एक बार फिर रुख करेंगे अपने पॉलिटिकल एनालिसिस का। उनसे ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के बारे में हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ में जो हालात रहे हैं वो ज्यादातर तशद्दुद की वजह से जो है वहां पर इस तरह के रुझानात देखने में आए। देखिए, एक तो पहले से छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ का ज्यादातर हिस्सा ट्राइबल लोगों से भरा हुआ है। खासकर बस्तर जो है ना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो ट्राइबल एरिया है। तो ट्राइबल एरिया में शायद लोग वायलेंस नहीं चाहते, वो पीसफुल कंडीशन चाहते हैं। और नक्सलाइट्स का आपका खासकर एक बीजेपी जब से आई सो है, बीजेपी जब से आई तो वायलेंस बढ़ गया है। वो बीच में ये कांग्रेस और बीजेपी के मदद से एक वो जुड़ूम एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया है जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किए गए। तो ये आपसी लड़ाई में नक्सली जो काम कर रहे हैं ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो लोगों ने समझा कि ये जो है ना गलत बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हुकूमतें बदलने के लिए आपके पास अच्छे
शराफताना तरीके हैं, अब वायलेंस से नहीं बदल सकती, तो शायद एक कारण होगा। अदर अन्यथा क्या होगा कि रमन साहब का रिकॉर्ड अच्छा था, रमन साहब का रिकॉर्ड